जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन कमाल का। आज हम बात करेंगे आपसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं शायद इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसके अलावा इसमें से एक पक्का लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है? अगर वो ये आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो वो वीडियो में आगे चल के मैंने आपको बताने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा नोट, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिखेंगे और शुरू की इंट्रोडक्शन बातें भी लिखेंगे। बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। 1937 यानी आज से तकरीबन कोई 80 साल पहले एक साइंसदान था जिसका नाम था ई चैटन। अब आपको पता है कि 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम जो है वो आ गया था, लेकिन 3 किंगडम भी जो था वो बैक्टीरिया और फंगस जैसे जानदारों के लिए इतना कारआमद साबित नहीं हुआ। यानी कि वो जो ग्रुपिंग की गई थी उसमें फंगस और बैक्टीरिया फिट नहीं हो रहे थे। तो फिर ई चैटन ने बेसिकली बैक्टीरिया को लेकर और आप कह लो कि यूकैरियोटिक सेल्स को लेकर उसने कुछ खास बातें पेपर में पब्लिश की। उसने कहा कि सजेशन दिया उसने कि प्रोकैरियोटिक जो है वो एक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यानी बेसिकली उसने कुछ पुराने सेल्स के ऊपर रिसर्च की और कुछ नए सेल्स जो कि पुराने सेल से इवॉल्व हुए थे, पैदा हुए थे, उस पर रिसर्च की। तो फिर पता लगा कि पुराने सेल्स जो हैं जिनका न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, जिनको आप न्यूक्लियस को आप न्यूक्लियोइड कह सकते हो, तो उसको उसने प्रोकैरियोटिक सेल्स डिक्लेयर किया। और फिर कुछ सेल जिनका प्रॉपर न्यूक्लियस बन गया, जिसमें मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में आ गई, तो डीएनए वगैरह और क्रोमोसोम्स वगैरह उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, आपको पता है, तो उसको नाम दिया गया प्रॉपर न्यूक्लियस का। तो आप कह लो कि जो सेल्स प्रॉपर न्यूक्लियस रखते थे उसने डिक्लेयर किया वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और जिनका प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था उसने उसको डिक्लेयर किया कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का एक पेंडोरा ओपन हो गया, तो नई बात सामने आई। तो फिर हुआ क्या आखिर में कि एक बात मैं और पता चलूं कि यूकैरियोटिक सेल्स ना सिर्फ के एनिमल्स के होते हैं, प्लांट्स के भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यानी कि प्लांट सेल की बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर होता है। पर बाद में फिर एक साइंसदान तकरीबन उसके रिसर्च पेपर के राउंड अबाउट कोई मोर देन 35 इयर्स उसके बाद जो है आया, उसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया, उसने दिया 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। सो आप कह लो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसने क्या किया, उसने स्टूडेंट्स कुछ बेस बनाई सेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सेल्स को जो है आप कह लो कि ग्रुप्स में डालने के लिए। तो उसने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स को टोटली जस्टिफाइड किया। उसने क्लासिफिकेशन की क्या बेसिस बनाई, उसने कहा कि 3 किंगडम की बजाय 5 किंगडम सिस्टम होना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने कहा कि जो ये सिस्टम है 5 किंगडम सिस्टम, ये बेस करेगा बेसिकली कुछ आइडियाज पर। वो आइडियाज क्या है? लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सेल है उसकी एक प्रॉपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हो सकते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स हो सकते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर हो सकते हैं, एक सेल वाले यूकैरियोटिक सेल्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा मल्टीसेलुलर यानी कि बहुत ज्यादा सेल जो इकट्ठे रह रहे हैं, जिन्होंने लेबर डिवाइड कर रखी है, तो वो सेल्स भी हो सकते हैं। तो पहले तो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे उसने एक बात की। उसके बाद उसने एक बात की कि खाने पीने के लिहाज से न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से कुछ सेल्स जो है वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और कुछ सेल्स जो है वो एब्जॉर्प्टिव इन नेचर भी हो सकते हैं, और कुछ सेल्स इंजेक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फोटोसिंथेटिक सेल्स तकरीबन सारे वो सेल्स होते हैं जिनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। कोई भी सेल ऐसा हो जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाए वो फोटोसिंथेटिक होगा, और अमूमन जितने भी प्लांट्स हैं पूरी दुनिया के, उनके तमाम सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक ऑर्गेनेली है, आप आगे जाके चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इसको। तो लिहाजा उन सब में जो है आपको मिलेगा बेसिकली फोटोसिंथेटिक सिस्टम। उसके बाद कुछ सेल्स हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं, यानी बाहरी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, फिर सूप की तरह अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। और ये खासियत है सबसे बढ़कर फंगस की। फंगस खास किस्म के हेटेरोट्रॉफ है, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको ये बात की।
तो लिहाजा फंगस जो है एब्जॉर्प्टिव इन नेचर है, याद रखिएगा, एक पूरी किंगडम बना देगी फंगस को लेकर। फिर कुछ जानदार डेफिनेटली इनगल्फ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं खाने को, जैसे आप भी खाना खाते हो, जस्ट टेक इट टू योर स्टमक, तो ये इंजेक्शन कहलाता है। पर बहुत से यूनिसेलुलर जानदार भी इंजेक्शन करते हैं और मल्टीसेलुलर जानदार भी इंजेक्शन करते हैं। तो आप यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स कह लो, ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स कह लो, तो वो इंजेक्शन करते हैं। तो ये बेसिकली कह लो कि रॉबर्ट पिकटेकर ने इन चीजों को बेस बनाकर कहा कि भाई मैंने तो बनाने लगा हूं 5 किंगडम, फंगस को उसने अलग किंगडम बना दिया, और इसके अलावा आप कह लो कि बैक्टीरिया को भी उसने अलग किंगडम बना दिया। बैक्टीरिया की किंगडम को उसने नाम दिया किंगडम मोनरा, और फंगस की किंगडम को नाम दिया किंगडम फंजाई। और जो 3 किंगडम सिस्टम था उसमें आपको पता है प्रोटिस्टा, प्रोटोक्टिस्टा, जो मैंने आपसे पहले लेक्चर्स में बताया, वो किंगडम बन गई, और फिर एनिमिलिया और प्लांटी भी अलग किंगडम रही। इस तरह से फिर अब बन गई टोटल 5 किंगडम्स। तो मजीद आगे बात करते हैं इसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 5 किंगडम्स में आ जाती हैं 5 किंगडम्स, जिसमें मोनरा बैक्टीरिया की किंगडम, प्रोटिस्टा, एल्जे, फंजालाइक और प्रोटोजोन्स की किंगडम है। ये मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बताता हूँ अभी। इसके अलावा फंजाई एक नई किंगडम जो कि रॉबर्ट पिकटेकर ने इंट्रोड्यूस कराई, नो डाउट। किंगडम बैक्टीरिया, किंगडम मोनरा भी जो थी, किंगडम प्रोकैरियोटी भी जो थी, वो भी पिकटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाई। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, ये तो बड़ी पुरानी किंगडम्स थी। तो स्टूडेंट्स, मार्गुलस शिकवाज नामी साइंसदान आ गए 1988 में, क्योंकि आपको पता है कि वक्त गुजरता रहता है, रिसर्च पेपर छपते रहते हैं, तो लिहाजा मार्गुलस शिकवाज ने जो है मॉडिफाई किया विटेकर की जो भी सिस्टम था, जो भी पेपर था विटेकर का, उसको इन्होंने मॉडिफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विटेकर को नाम से। यानी कि इन्होंने विटेकर के पेपर को अपग्रेड किया, इन्होंने विटेकर के पेपर को जो है वो मॉडिफाई किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन्होंने विटेकर के पेपर को मॉडिफाई कैसे किया। इन्होंने विटेकर के पेपर को मॉडिफाई ऐसे किया कि आपको पता है कि विटेकर के पेपर के ऊपर तो बेसिस थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, यूनिसेलुलर भी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हैं, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स तो बैक्टीरिया के हो गए, यूकैरियोटिक सेल्स एनिमल्स के भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट्स के भी होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी होते हैं और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक भी होते हैं। इस बेस को उन्होंने भी यूज किया मार्गुलस एंड शिकवाज ने, ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है दोनों का नाम। 1988 में इन्होंने अपना ये प्रपोजल आउट किया। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अलावा इंजेक्शन के अलावा जो है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक सिस्टम है कि फूड खुद बना लिया जाए जिस्म के अंदर, सेल के अंदर। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी बेस इन्होंने भी बनाया। लेकिन इन्होंने एक कमाल की चीज की कि इन्होंने जेनेटिक्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। इन्होंने कहा कि भाई जीन्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं, उसकी बेस के ऊपर भी हम पुराने जानदारों को और आने वाले जानदार, मतलब जो मौजूदा जमाने के जानदार हैं, इनको अगर हम इनके क्रोमोसोम्स देखें, इनके डीएनए की स्टडी करें, तो उसकी बेस पे भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यानी ग्रुपिंग में एक नई चीज आ गई, दैट वाज जेनेटिक्स। जब इन्होंने सारी रिसर्च कर ली तो इनको पता लगा कि जो विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, दैट वाज द बेस्ट सिस्टम। यानी कि इन्होंने भी मॉडिफिकेशन के बाद, मतलब पेपर विटेकर को अपग्रेड किया, जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन मार्गुलस शिकवाज ने ही कह लें कि 5 किंगडम सिस्टम को बरोकार रखा, यानी कि उसी को यूज किया और कहा कि नहीं, विटेकर ने जो आपको याद होगा, विटेकर ने अपना जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 1967 में दिया था। तो इन्होंने पेपर पब्लिश किया था 1988 में। तो आप कह लो कि इन्होंने फॉलो किया विटेकर को, इन्होंने विटेकर की जो पब्लिशिंग थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको फॉलो किया। दैट वाज अ ग्रेट जॉब बाय विटेकर कि 50 साल, इवन आज भी जो है 5 किंगडम सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि 5 किंगडम में किंगडम मोनरा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोटिस्टा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी बात करते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे सर आप 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मैं भी एक पेपर लिखूंगा, जरूर ट्राई जरूर करूंगा और इसको मॉडिफाई करूंगा 5 किंगडम टू 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। एंड जब पेपर पब्लिश करूंगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक क्लास में मैं आपको दूंगा, ताकि आपको भी पता लगे कि वो मैंने क्या मॉडिफिकेशंस की हैं। बहरहाल ये जो हमारे पास पेपर है अभी, इस पेपर के हिसाब से हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो 5 किंगडम्स हैं उसमें से हम बैक्टीरिया को पकड़ते हैं, किंगडम मोनरा को पकड़ते हैं और जानते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी वो क्या खसूसियात, यानी कि जो किंगडम मोनरा में सारे जानदार आएंगे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनकी क्या खसूसियात होंगी।
तो स्टूडेंट्स अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम यहाँ पर किंगडम मोनरा की, यानी किंगडम प्रोकैरियोटिक, किंगडम प्रोकैरियोटिक, ठीक है जी, इन जानदारों की मैं इतना आपको बताता चलूं, ये जानदार खास किस्म सेल रखते हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, नो डाउट हर सेल में ही होती है, इनमें सेल वॉल भी होती है, इनमें सेल वॉल भी होती है, इनकी सेल वॉल खास किस्म के केमिकल से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ये आपने याद रखना है। इनका न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, they don't have any membrane, न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, डीएनए वगैरह जो होता है, क्रोमोसोम वगैरह होते हैं सेंटर में होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म काफी थिक होता है, जिस वजह से आप कह लो कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो सेंटर में रहता है। हालांकि मेम्ब्रेन डेफिनेटली एक बाउंड्री होती है जो सिस्टम को, जो जेनेटिक मटेरियल को या जो भी अंदर कुछ होता है इसके उनको काबू रखेगी, उसको उस जगह पे लोकेटेड रखेगी, लेकिन इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आप कह लो कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये कहलाता है, जहां पर भी जेनेटिक मटेरियल हो वो जगह कहलाती है न्यूक्लियोइड, ये आपने याद रखना है। मूवमेंट के लिए इनके कोई पैर नहीं होते, जिस तरह हमारे पैर होते हैं इनके कोई पैर नहीं है, तो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्लैजिला। क्या इस्तेमाल करते हैं? दोनों को आप फ्लैजिला बोलोगे, एक को आप बोलोगे फ्लैजिलम। तो ये तो बातें हैं कि जो बैक्टीरिया के बारे में आपको पता होनी चाहिए। यू नो बैक्टीरिया गॉट अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए बहरहाल हम आगे जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, वहां पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के ऊपर डिफरेंस करेंगे और इस डाटा को अच्छी तरह मेमोराइज कर लेंगे। बहरहाल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि किंगडम इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, आपको पता होना चाहिए। किंगडम मोनरा में प्रोकैरियोटिक जानदार रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हुए होते हैं, और मोनरल्स यूनिसेलुलर होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये शर्त नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ टाइप्स ऐसी हैं इनकी जो कि क्लस्टर्स की शक्ल में भी रहती हैं। क्लस्टर्स क्या होते हैं कि दे मेक ग्रुप्स। इनकी बैक्टीरिया की जो है कह लें कि बड़ी शेप्स होती हैं। आप ये मत समझे कि ये सिर्फ एक ही तरह की, जिस तरह मैंने शेप बना दी इस तरह की होते होंगे। ये समटाइम्स गोल होते हैं, समटाइम्स स्पाइरल होते हैं, ये समटाइम्स लबूतरे हो जाते हैं, समटाइम्स मोटे गोंफू से हो जाते हैं। यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट शेप। फर्स्ट ईयर में जाके डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो और याद रखो जिस तरह आपने वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, याद है ना वॉल्वॉक्स बेसिकली एक प्रोटिस्ट है। तो आपने याद होगा चैप्टर 1 में आपने वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ा था कि वो कॉलोनीज में रहता है, दे मेक कॉलोनीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैक्टीरिया भी कॉलोनीज की शक्ल में रह सकते हैं, राइट। तो कुछ टाइप्स होती हैं जो कॉलोनी की शक्ल में रहती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं जो क्लस्टर की शक्ल में रहती हैं, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, यानी अकेले रहते हैं। और मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ, आपकी बॉडी पे जितने भी बैक्टीरिया हैं इतने आपकी बॉडी में सेल्स नहीं है, यानी आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। और आप जब भी मतलब चलते फिरते हो तो बैक्टीरिया भी झड़ रहे होते हैं, आपके स्किन के सेल्स भी झड़ रहे होते हैं। तो इसलिए एक तरीका है कि जब भी आप किसी बिस्तर पर बैठते हो, सोफे में बैठते हो, उसको झाड़ लेना चाहिए, झाड़ के बैठ, क्योंकि और फर्द जो उस पर बैठा हुआ था उसके बैक्टीरिया और उसके सेल्स वहाँ पे गिरे हुए, आप झाड़ लोगे तो वो सारे साइड पे हो जाएंगे और फिर आप बैठ जाओ उसके ऊपर। तो इसलिए झाड़ने का कॉन्सेप्ट है। तो बहरहाल दीन बड़ी हिकमतें सिखाता है हमें अगर हमने सीखने की सोच रखी हो। तो स्टूडेंट्स अगली बात मैं करूंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। ये तो आपको बता रहा हूं, मैं शुरू से बता रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा बहुत डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के साथ। उसके अलावा दे हैव हेटेरोट्रॉफ प्लस फोटोसिंथेटिक। याद रखो जो बैक्टीरिया होते हैं ये हेटेरोट्रॉफ है, यानी कि ये दे आर समटाइम्स अनएबल टू मेक देयर फूड, तो इनको खाना पड़ता है, इनको इंजेक्शन करनी पड़ती है, यू नो। तो ये हेटेरोट्रॉफ भी हैं और ये फोटोसिंथेटिक भी हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोफिल होगी, क्लोरोफिल होगी तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होगा। मैं आपको चैप्टर 7 में बायोएनर्जेटिक्स के अंदर सारी डिटेल्स जो है ये समझाऊंगा, राइट। तो स्टूडेंट्स उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा
कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना, ये भी दो किस्म के होते हैं। मैं इतना आपको बताता चलूँ, ये बैक्टीरिया जो है कह लो कि एक तो बैक्टीरिया होते हैं ये, एक इनकी किस्म जो है वो साइनोबैक्टीरिया भी कहलाती है, यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम प्रोकैरियोटिक और किंगडम मोनरा। तो आपने ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये मेमोराइज कर लेनी है। जब भी आपको एग्जामिनर पूछे कि बताएं भी क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम मोनरा के, 2 नंबर का सवाल कर ले, फौरन जवाब दे दें उसको, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं आप। इसके अलावा आप इसको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना आपसे कि सारी 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, तो फिर आपने सारों के लिखने होंगे। बहरहाल दूसरे नंबर पे भी हम बात करेंगे आपसे किंगडम प्रोटिस्टा, वन ऑफ माय फेवरेट। तो लिहाजा किंगडम प्रोटिस्टा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें कौन कौन से जानदार आते हैं, इसका जिक्र करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी जानदारों का एक ग्रुप है। तो इसमें तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि 3 किस्म के जानदार आते हैं। एलजे, अब याद कर लीजिएगा ये नाम, एलजे जानदार आते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोन्स आते हैं और इसके अलावा फंजाई लाइक जानदार आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो दे इंक्लूड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो हमारे पास जानदार है किंगडम प्रोटिस्टा के, ये सारे यूकैरियोटिक भी हैं, यानी दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद है कि ये एक सेल पे कंटेन करते हैं और कभी कभी कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर से सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर से थोड़े बहुत सेल्स इकट्ठे रह लेते हैं और बस गुजारा कर रहे होते हैं। सो प्रोटिस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो अब हम बात करते हैं आपसे एलजे की। तो स्टूडेंट एलजे जो है बेसिकली आप कह लो कि ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं, यानी एलजे यूनिसेलुलर भी देखे गए हैं, कॉलोनियल भी देखे और सिंपल मल्टीसेलुलर भी देखे गए हैं। और दे रिजेंबल प्लांट्स, इनके ये प्लांट्स की तरह नजर आते हैं हमें। प्लांट्स की तरह क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल होती है और इनमें क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी कि एक ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट होती है और उसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेटिक हुआ, प्लांट्स की तरह की नेचर हुई, और डेफिनेटली प्लांट्स में सेल वॉल होती है, इनमें भी सेल वॉल होती है। और सिंपल मल्टीसेलुलर एलजे की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इनके मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, यानी कि दे डोंट कंटेन एंड्रोशियम, गायनोशियम या प्रॉपर एक सेक्स ऑर्गन्स। लाइक प्लांट्स में भी ना मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, इनमें तो बस सेल्स हैं जो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। बड़ी क्लासों में सीखोगे एलजे रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एलजे अपनी जनरेशन को बढ़ाते कैसे हैं। पर अभी की बात ये कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। किसमें नहीं होते? सिंपल मल्टीसेलुलर जानदारों में। तो एलजे भी सिंपल मल्टीसेलुलर जानदारों की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा यूनिसेलुलर की कैटेगरी में भी आता है, कॉलोनियल की कैटेगरी में भी आता है। तो डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, यानी कि ये कोई एम्ब्रियो वगैरह नहीं बनाते हैं अपनी लाइफ साइकिल, यानी जब ये बड़े हो रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। ये एनिमल की तरह लगते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ना ही सेल वॉल होती है। आपको पता है कि एनिमल सेल्स में ना तो क्लोरोफिल है ना तो सेल वॉल है, तो इनमें भी ना क्लोरोफिल है ना सेल वॉल है। उसके अलावा हमारे पास जानदार आ जाते हैं फंजाई लाइक। बेसिकली जो प्रोटिस्ट है, मतलब प्रोटिस्ट तो प्रोटोजन भी है, प्रोटिस्ट तो एलजे भी है, तो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं। और ये कह लें कि थोड़ा बहुत कोई फंगस से रिजेंबल करते हैं, यानी एब्जॉर्प्टिव इन न्यूट्रिशन है, इनकी जो सेल वॉल है वो चाइटिन की बनी हुई है। तो इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब आप ये लिख देंगे एक लाइन तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा हम बात करते हैं आपसे एक और किंगडम की, दैट इज बेसिकली किंगडम फंजाई, राइट। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आपसे हम यहाँ पर किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई जो है इट्स अ वेरी यूजफुल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि याद रखो आप रहते हैं दूसरे जानदारों पर या ऑर्गेनिक मैटर पर या डेड मैटर पर। अगर हम बात करें फंजाई की तो इसमें स्पेशल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अब मैं ये स्पेशल टाइप क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो इनका खाना खाने का अंदाज है, यानी फूड लेने का अंदाज है, वो खास है। कैसे? क्योंकि दे आर एब्जॉर्प्टिव इन नेचर, इन न्यूट्रिशनल मूड, यानी कि जब ये कोई भी चीज डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो फिर ये जो है कह लें कि ये खास तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे लेट्स से दैट कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर है और ये लेट्स से दैट एक फंगस है, ठीक है। अब इसने क्या करना है कि इसने कुछ एंजाइम्स रिलीज करने हैं बाहर ही, ठीक है। एंजाइम्स जो है रिलीज किए जा रहे हैं और एंजाइम्स ये कैटाबॉलिक एंजाइम्स हैं। कैटाबॉलिक से मुराद है कि लेट्स से दैट ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, अब ये छोटे छोटे
सूप लाइक पार्टिकल्स में ड्रॉप हो जाएंगे। यानी जो एक ऑर्गेनिक मैटर था, जो बड़ा कह लेंगे एक बड़ा मॉलिक्यूल्स थे, बिग मॉलिक्यूल्स थे, अब वो छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाएंगे और इस अमल को कैटाबॉलिक कहेंगे। तो फिर ये अब क्या करेंगे, ये इस सारे मटेरियल को जिस तरह आप स्ट्रॉ लगा के सूप पीते हैं वैसे ही समझ लें आप कि ये एब्जॉर्ब करेंगे। और इनके एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि अपनी खुराक पूरी करें। डेफिनेटली दे आर टेकिंग इनसाइड द फूड। तो इसलिए हम मशरूम्स को एग्जांपल ले सकते हैं। पेंसिलियम, आई डोंट नो स्पेलिंग से कुछ गलत हो गए, बट पेंसिलियम आपको पता है ये फंगस है, ये जो किन्नू वगैरह माल्टे वगैरह पे उगती है। पेंसिलिनियम कहते हैं, पेंसिलिनियम, पेंसिलिनियम, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि ज्यादातर जो फंगस होती है वो डिकम्पोजर्स हैं। जैसे अब कोई भी जानदार मर जाता है, कीड़ा मर गया, मक्खी मर गई, कोई भी जानदार मर जाता है, तो फिर उनको खाने के लिए जो है स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ जानदार आते हैं जिसमें नो डाउट फंगस शामिल है। इसको इसीलिए डिकम्पोजर का नाम दिया गया है, क्योंकि ये तो तोड़ना, कंपोज करना, यानी कि उस मटेरियल को जो कि कुदरती मटेरियल है उसमें दोबारा तोड़ दिया जाता है। याद रखो, कोई भी जानदार कोई भी मटेरियल खाता है तो अपने हिसाब से उसको बना लेता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो फिर ये डिकम्पोजर आते हैं, उसको दोबारा उस नेचुरल मटेरियल में तोड़ देते हैं जो कि नेचुरली इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए डिकम्पोजर्स हैं ये। इसके अलावा बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर्स हैं, आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि ये जो है रहते कहाँ पे हैं, तो मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया कि ऑर्गेनिक मटेरियल पे ये रहते हैं, ठीक है। और वहां पे आपको मैंने ये भी बता दिया कि कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, इनको हम कैटाबॉलिक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स कह सकते हैं। और फिर ये है एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, और इसके बाद फिर ये डेफिनेटली स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स बने थे डाइजेशन से। और डाइजेशन किसने करवाई थी इसकी, ये करवाई थी एंजाइम्स ने। आप देखो कोई चीज खाते हो ना, आपके पेट में कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ एसिड्स हैं, व्हाटएवर द स्टफ इनसाइड योर स्टमक, तो आपके स्टमक में सारा फूड टूटता है, या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत रह जाता है, वो टूटता है। तो लेकिन ये कोई अपनी बॉडी में जाके फूड को ब्रेक नहीं करते हैं, ये बाहर ही अपने फूड को ब्रेक कर लेते हैं, और फिर ये ब्रेक किया हुआ फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, खाते नहीं है, क्योंकि जब टूट जाएगा तो फिर खाने वाला सीन खत्म है। इनका एक खास स्ट्रक्चर होता है हाइफी, यहां पे लिखा नहीं हुआ, तो हाइफी इनकी जड़ों की तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हाइफी होते हैं इसकी मदद से ये सारा एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पढ़ा था फंगस के बारे में, कि जो फंगस होती है कह लेंगे ये आई डोंट नो, ये कोई 10 किलोमीटर जो है फैल जाती है एक रात में। यानी कि इनका जो हाइफी होता है वो बहुत तेजी से फैलता है। फंगस की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। आप कह लो कि इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इनकी ग्रोथ को बहुत तेज कर देते हैं। तो आगे हम चलते हैं, हम मजीद बात करते हैं। मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर ली प्रोटोजोन्स के ऊपर, एलजे के ऊपर, फंजाई लाइक पे यानी प्रोटिस्ट की बात कर ली। उससे पहले मैंने बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, अब मैंने फंगस की भी बात कर ली आपसे। अब मैं आपसे बात करता हूँ किंगडम प्लांटी की, और फिर किंगडम प्लांटी के बाद हम बात करेंगे किंगडम एनिमिलिया की, और फिर फर्क भी कर लेंगे कि इन सब किंगडम्स में आखिर क्या फर्क है, बुनियादी फर्क जो है वो करेंगे। और फिर थोड़ा सा स्टेटस को भी देखेंगे वायरसेस के, क्योंकि वायरसेस बेचारे को पांचों किंगडम में से कोई किंगडम भी असाइन नहीं हुई है, तो वायरसेस के बारे में भी इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखने की कोशिश करेंगे। और क्या सवालात आ सकते हैं, क्या जवाबात आ सकते हैं, सब डिस्क्रिप्शन में मैंने सवाल बनाकर आपको दे दिए हुए हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट पेपर्स भी हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट लॉन्ग भी हैं, और इसके अलावा सारा स्टफ जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का वो आपको मिलेगा वहाँ पे। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वो आपसे किंगडम प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। हमने जब चैप्टर का आगाज़ किया तो हमने आपसे बात की कि जो एनिमल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हैं, जबकि प्लांट्स की जब बात की तो वो 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ थी। यानी जो एनिमल्स हैं वो 1.5 मिलियन है और जो प्लांट्स हैं वो 0.5 मिलियन है। फिलहाल तो ये जो डाटा है ये हमें इस किताब से बता रहा है ये बातें,
लेकिन दूसरी किताबों में मुख्तलिफ बातें लिखी भी होती हैं। बहरहाल, तो प्लांट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट्स आखिर क्या ऐसी खूबियां रखते हैं जो दूसरे जानदार नहीं रखते किंगडम्स के, जिनमें हमने मोनरा की बात की, जिनमें हमने प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा की बात की, जिसमें हमने फंगस की बात की, एनिमिलिया की भी करनी है। तो जो किंगडम प्लांटी है उनमें आप याद रखो ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि बहुत से सेल्स वाले, तो बहुत से सेल वाले मतलब बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं इनके अंदर। और ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है कि फोटोसिंथेटिक हैं। ये फोटोसिंथेटिक का मतलब है कि ये सूरज की रोशनी से अपना फूड बनाते हैं। सूरज की रोशनी से जो है ये फूड बना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशनल मोड हो गए, यानी कि अपना जो फूड है वो ऑटोट्रॉफिक तरीके से या फोटोसिंथेटिक तरीके से बनाते हैं। याद रखो कोई भी अगर जानदार फोटोसिंथेटिक है तो उसके सेल के अंदर आपको जो है एक खास किस्म की ऑर्गेनेली नजर आएगी, और उस ऑर्गेनेली को हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उस ऑर्गेनेली को हम कहेंगे प्लास्टिड की एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बेसिकली कह लें सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा, C6H12O6। तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज है जो आप सब स्टूडेंट्स को याद रहनी चाहिए। अगर ये याद नहीं रहती तो फिर ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, आपने ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ा और आपको ये नहीं पता कि ऑटोट्रॉफ क्या होती है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं, तो दैट इज अ सैड न्यूज। लेकिन आई होप कि मेरी इस वीडियो की क्लिप को आप थोड़ा सा 2 मिनट पीछे करके दोबारा सुन लो और ये बात दिमाग में पहले बिठा लो, फिर इस पे तफसील से बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में बायोएनर्जेटिक्स के अंदर इस पे तफसील से बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज, उसके अंदर भी हम जब आएंगे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, ऑर्गेनेली के ऊपर, वहां पे हम इस पे तफसील से आपको मैं लेक्चर दूंगा और वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यही मैं आपसे बात कर रहा था, ये इनका करैक्टर है। देखो ये लाइनें आपने याद करनी है, तो याद कर लेना और अंडरस्टैंडिंग तरीके से याद करना, ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। तो आई वांट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा हो। तो जैसे पहले की बात की कि दे हैव मल्टी सेलुलर सेल्स, उनके फिर जो भी जानदार काफी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। याद रखो पौधों के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो फ्लावर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और जिनके फ्लावर्स नहीं होते फिर उनके कॉन्स होती हैं, तो उनके कॉन्स में सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पर फ्लावर्स को आप ज्यादातर याद रखो, जो आपको इर्द गिर्द पौधे नजर आते हैं ना, जो ज्यादातर जिनके फ्लावर्स होते हैं उनको कहते हैं हम एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एक बड़ा खास लफ्ज है इनके लिए, एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हमेशा फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर में एंड्रोशियम गायनोशियम होते हैं। तो इसकी बातें 10 में करूंगा, ज्यादा नहीं समझा रहा, ज्यादा नहीं बता रहा आपको, बस थोड़ा बहुत ही बता रहा हूँ। अच्छा, दे फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। एम्ब्रियोज कैसे बनते हैं? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेल है, एक स्पर्म हो गया, एक एग हो गया, ये आपस में मिलेंगे, जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट डेफिनेटली एक सेल होता है, फिर ये बहुत सी ना सेल डिवीजन करता रहता है। ये सेल बाद में बहुत सी डिवीजन करता रहता है, तो बहुत सा एक हैवी सा मैस बन जाता है सेल्स का, इसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो से फिर एक नया पौधा बन जाता है। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। बहरहाल तो ये एम्ब्रियो बनाते हैं, मतलब जितने भी पौधे हैं उनके एम्ब्रियो बनते हैं। याद रखो एनिमल्स के भी एम्ब्रियो बनते हैं। फिर आप पौधों की बात करोगे तो बहुत पुराने पौधे भी थे। सबसे पहले जो पौधे थे उनको मोजिस कहा जाता है। फिर मोजिस से जो डेवलप हुए, मतलब एवॉल्व हुए, उनको फर्न्स कहा जाता है। फिर फर्न से जो एवॉल्व हुए उनको ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स को फिर हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया। तो स्टूडेंट्स याद रखो इन सब पौधों को हमने किंगडम
प्लांटी के अंदर जगह दी ताकि किंगडम प्लांटी जो है बेसिकली। इसके अलावा एक कैरेक्टर मैं अभी आपको बता देता हूं, दे हैव सेल वॉल इन देयर सेल्स, ठीक है, एंड दे हैव बिगर वैक्यूल्स। तो यानी कि इनके अंदर जो है बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और सेल वॉल होती है, ये भी इस किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखो। बहरहाल इनका जो सेल वॉल है वो बना होता है सेलुलोज का ज्यादातर। बहरहाल सेलुलोज एक चीफ कंपोनेंट है। सेलुलोज के अलावा लिग्निन, पैक्टिन जैसे केमिकल्स भी हैं जो सेल वॉल बनाते हैं। बहरहाल आपने सेलुलोज को नहीं भूलना। और किंगडम फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो चाइटिन की बनी हुई होती है, ये एमसीक्यू बोर्ड में आता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में चूंकि किताब में ये बात नहीं की थी, लेकिन ये जो मैं डिफरेंस करूंगा ना, जब वहां पे मैं ये बातें आपसे कर लूंगा तो फिर आपको एक दफा फिर रिवाइज हो जाएंगे और मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी किंगडम एनिमिलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की। जी तो स्टूडेंट्स बात करें अगर हम किंगडम एनिमिलिया की, एनिमल्स की किंगडम की, उनकी खसूसियात की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इतने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि शायद बताए भी ना जा सकें, लेकिन बहरहाल कुछ बहुत बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने। इसमें सब जितने भी जानदार होते हैं, एक तो याद रखो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स का मतलब है जो दूसरे जानदारों को खाते हैं, हु ईट अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे जानदार जो कि दूसरे जानदारों को खाएं वो होंगे कंज्यूमर्स। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। एक होती है प्रोड्यूसर्स, याद रखो प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं, जो कि होते हैं ऑटोट्रॉफ। आपको याद होगा ऑटोट्रॉफ क्या होती हैं, जो कि बेसिकली होते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो भी जानदार फोटोसिंथेटिक हैं डेफिनेटली इनको खाने के लिए कोई जानदार आते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर्स। इसको हम क्लास 10 में डिटेल में समझेंगे। ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और टर्शरी भी होते हैं और क्वांटिटी भी होते हैं। तो तुम कहोगे सर ये क्या बताई जा रहे हो, चलो छोड़ो उसको, ये 10 क्लास में देख लेंगे। बहरहाल ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, चलो जब प्रोड्यूसर्स भी मर गए, जब कंज्यूमर्स भी मर गए, तो इनको खाने के लिए फिर एक जानदार आते हैं। ये मरा हुआ मटेरियल कहलाता है, वो जानदार कहलाते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होती हैं, मैंने पहले भी बताया था, फंजाई और बैक्टीरिया। इनको आप और एक और नाम देते हो डिकम्पोजर्स। तो स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हो कि भाई ये कंज्यूमर्स हैं, यानी फिलहाल ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। कोई भी जानदार एनिमल्स ज्यादातर कंज्यूमर्स ही होते हैं, या तो एनिमल्स को ही खा लेते हैं या सूरज से हेल्प लेकर अपना फूड खुद बनाने वाले जानदार यानी कि फोटोसिंथेटिक जानदार, ये उनको खा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एनिमल जो है वो याद रखो इंजेक्शन के मेथड से फूड अंदर लेके जाते हैं, यानी वो फूड खाते हैं फिर अंदर डाइजेस्ट होता है, इसे इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद एंड डाइजेस्ट विद इन दी स्पेशलाइज्ड कैविटीज। फिर जैसे हमारा तो आपको पता है ना, स्टमक है, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे हिस्से हैं पेट के जहाँ पे खाना वगैरह डाइजेस्ट हो रहा होता है। लेकिन कीड़े मकोड़े हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट जानदार हैं, इन जहाँ जहाँ पे वो फूड लेके डाइजेस्ट करते हैं उनको कैविटीज कह सकते हैं आप, ठीक है। आपका मुंह भी एक कैविटी है, याद रखिएगा, क्योंकि आप जब खाना खाते हो तो चबाते हो, पहली डाइजेशन आपके मुंह के अंदर ही शुरू हो जाती है। और आपको पता है थूक होता है मुंह के अंदर, सलाइवा होता है, और उसके अंदर भी बहुत से एंजाइम्स हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आप कह लो कि कैविटीज हैं हमारे पूरे जिस्मों में जहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है। स्पेशली हमारे अंदर तो ओरल कैविटी है, फिर हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है। ह्यूमंस की अगर बात करें उसके बाद दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट्स। इनमें सेल वॉल नहीं होती, जितने भी एनिमल सेल्स हैं दे डोंट हैव सेल वॉल। इसके अलावा वो शो मूवमेंट्स। एक होते हैं जानदार सेसाइल,
सेसाइल जो मूवमेंट नहीं कर सकती, नो मूवमेंट। तो जो मूवमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली दे आर मोटाइल। तो दो किस्म के जानदार हो गए, सेसाइल एंड मोटाइल। तो आपने याद रखना है, ठीक है। ये बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके 3, यही फिलहाल किताब में है, इसी का जिक्र है, इसी की बात हो रही है। और हम बात करते हैं कि आखिर ये इवॉल्व कैसे हुए सारे जानदार एक दूसरे में ना, उसकी बात। और इस अगर हम 2 किंगडम की बात करें तो किस करेक्टर की बेस पे 2 किंगडम्स की बात की जा सकती है, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट का ख्याल है कि जो मोनरन्स हैं, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, मोनरन्स, बड़ा ब्यूटीफुल नेम, मोनरन्स से पैदा हुए हैं, निकले हैं प्रोटिस्ट्स निकले हैं। अब आपको पता है कि जो प्रोटिस्ट है ये 3 किस्म के होते हैं। ये होते हैं एल्गे, और ये होते हैं एल्गे के बाद प्रोटोजोअन्स। प्रो मीन्स पहले, प्रोटो मीन्स पहले, जोन्स मीन एनिमल, यानी एनिमल से पहले, और फंजाई लाइक, मतलब फंजाई नहीं कह सकते, उनकी तरह के जानदार कह सकते हो। तो ये जानदार सारे के सारे कहलाते हैं बेसिकली प्रोटिस्ट। आप इन सबको प्रोटिस्ट कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स, साइंसदानों का फिर ये ख्याल है कि मोनरन से प्रोटिस्ट निकले और बाकी फिर एल्गे से बने प्लांट्स, जिनको आज हम किंगडम प्लांटी बना देते हैं, मोजेस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की थी ना अभी करेक्टर के अंदर मैंने, तो मतलब सारे प्लांट इसी में आते हैं। प्रोटोजन से बने हैं सारे के एनिमल्स, यानी एनिमीलिया किंगडम बन गई। और इसके अलावा फंजाई लाइक से क्या बन गए, फंजाई, ठीक है। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। प्लांट फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ऑफ किंगडम कह लें आप, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट किंगडम्स। तो एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट किंगडम्स का मतलब है कि मुख्तलिफ किंगडम्स कैसे बनी। सबसे पहले साइंसदानों का ख्याल है कि बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया से इवॉल्व हो गए प्रोटिस्ट, जिनमें 3 कैटेगरियां आती हैं, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं। फिर प्लांटी बन गए एल्गे से, प्रोटोजोन से बने एनिमीलिया, फंजाई लाइक से बन गए फंजाई। अब ऐसे कौन से 2 कैरेक्टर हैं जिसकी बेस पे सारी किंगडम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आप सारे बैक्टीरिया को डाल सकते हैं, जितना भी बैक्टीरिया पूरी दुनिया का, और यूकैरियोट में सभी आ जाएंगे, यानी प्रोटिस्ट भी आ जाएंगे। यूकैरियोट में आपके ये सब एनिमीलिया किंगडम भी आ जाएगी, प्लांटी किंगडम भी आ जाएगी, और फंगस किंगडम भी आ जाएगी। तो सारी किंगडम्स तो यूकैरियोट में ही आ गई। तो 2 किंगडम्स होंगे ना, किंगडम प्रोकैरियोटी, किंगडम यूकैरियोटी। लेकिन फिर भी अपनी सहूलत के लिए हमने ग्रुप्स ज्यादा कर दिए ताकि स्टडी आसान हो जाए। बहरहाल अभी डिफरेंस बाकी है, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है बिटवीन ऑल दीज 5 किंगडम्स। इसके अलावा फिर हम वायरसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। आखिर ये वायरसेस, कोरोना वायरस। स्टूडेंट्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बारी आ गई। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं हमारे पास ये 5 किंगडम्स हैं। तो सेल टाइप क्या है, सिर्फ आप याद रखो कि जो मोनरन्स हैं वो तो मैंने आपको बता चुका हूँ, तोते की तरह रटवा चुका हूँ कि ये प्रोकैरियोट्स हैं। कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस है, कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो है प्रोकैरियो यानी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है इनका, मोनरन्स का। बाकी सब यूकैरियोट्स हैं, याद रखो, बाकी सारे सेल्स क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा ये बता रहे हैं न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियर इन्वेलप स्टूडेंट्स याद रखो, मोनरन्स में जो है वो नहीं होता,
न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो मोनरल्स में एब्सेंट है, आपने याद रखना है। बाकी सब में ये न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, जैसे एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो डीएनए वगैरह जो है वो किसके अंदर है, इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बैक्टीरिया का सेल है तो इसमें बस डीएनए शीएनए होता है इसका, लेकिन एनवेलप कोई नहीं होता है, इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसलिए इसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। इसमें सब में ये जो प्रोटिस्ट हैं, फंगस हैं, प्लांटी हैं, फंगस हैं, प्लांटी हैं, एनिमिलिया हैं, सब में क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है, प्रेजेंट है। ठीक है जी। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिया जाता है सेल वॉल। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स सेल वॉल जो है वो होती है प्रेजेंट, मोनरा में भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल, प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगस में भी सेल वॉल, प्लांटी में भी होती है, लेकिन एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती। यह आपने याद रखना है। फिर मोनरल्स की जो सेल वॉल है वो बेसिकली बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन। फिर जो प्रोटिस्ट है इनकी सेल वॉल भी जो है आप कह लो कि मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, तो वेरियस टाइप्स हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो है वो मुख्तलिफ केमिकल्स की बनी है, तो आप यहाँ लिख लो वेरियस टाइप्स, यानी कि वेरियस टाइप्स जो हैं वो केमिकल्स की मौजूद है। जो फंगस है इनकी सेल वॉल बनी हुई है चाइटिन की, याद रखिएगा, और ज्यादातर, और सेलुलोज जो है वो सेल वॉल बनी हुई है प्लांट्स की। अब एनिमल में सेल वॉल होती नहीं तो केमिकल की क्या बात करेंगे। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉन सेलुलोज पार्ट है और ये पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से बनता है। ठीक है, ग्लाइकन मीन पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओके आई होप नजर आ रहा है, और पेप्टाइड, पेप्टिडो मीन अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड्स मिल जाते हैं तो फिर पेप्टिडोग्लाइकन केमिकल बन जाता है। चाइटिन और सेलुलोज ये बड़ी क्लास में आओगे तो डिटेल में बातें करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये बात करते हैं आपसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, ठीक है, बात कर लेते हैं मोड ऑफ खाना खाने के लिहाज से ये कैसे डील करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हैं, जो किंगडम मोनरा के जानदार हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे प्रोटिस्टा की तो ये याद रखिए ऑटोट्रॉफ भी हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं। फंगस में तो ये हमें पता है कि स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ है, ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ, इनको आप नाम दे सकते हो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। इसके अलावा आप प्लांटी की बात करोगे मुझसे तो प्लांटी जो है ये सारे फोटोसिंथेटिक हैं अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन से देखें। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जो एनिमिलिया हैं ये कह लेंगे इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ है। इंजेस्टिव का मतलब होता है कि ये इंजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास कहानी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। उसके बाद मल्टी सेलुलरिटी की तरफ देखते हैं। मल्टी सेलुलरिटी में अगर हम बात करें आपसे तो मोनरल्स में मल्टी सेलुलरिटी नहीं होती है, जबकि प्रोटिस्ट में भी ज्यादातर नहीं होती है, और जो फंजक है इसमें होती है, यानी जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा इकट्ठे रहते हैं, और प्लांटी में भी होती है और एनिमिलिया में भी होती है। यानी प्रोटिस्ट और मोनरा में जो बहुत से सेल्स हैं वो इकट्ठे नहीं रहते, बाकी सब जानदारों में सेल्स इकट्ठे रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, लेबर डिवाइड करते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, मोनरल्स में और प्रोटिस्ट में टिश्यूज नहीं बनते हैं, सेल्स इकट्ठे रहते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं जानदार। ये जो प्रोटिस्ट होते हैं और मोनरल होते हैं यूनिसेलुलर हैं, जबकि ये जानदार सारे मल्टी सेलुलर, फंगस, प्लांटी और एनिमिलिया। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे आपसे वायरसेस के ऊपर, और वायरसेस के ऊपर जो है हम एक अलग वीडियो बना लेते हैं
ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद वायरसेस के बारे में मैं बता सकूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और आई होप सो यू एंजॉयड इट और आपको सारा पता लग गया होगा कि क्या डाटा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इसलिए थोड़ा सा इस पर हार्डवर्क किया गया है ताकि आपको ये प्रॉपरली तैयार हो जाए। और इसके अलावा जो है हम वायरसेस पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद चैप्टर को ड्राइव करेंगे आगे। और मजीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं और नोट्स और जितने भी आपके एक्सरसाइज के जो नोट्स हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उससे आप फॉलो कर सकते हो। बाकी ये थंबनेल्स साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, इनको देखकर जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। GSL अकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।